थोड़ा सा बेटा वेट कर रहे हैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए। इन द मीन टाइम जो बच्चे ऑनलाइन आ चुके हैं आप में से, गूगल क्लासरूम पे जाकर ये डाउनलोड कर लें डॉक्यूमेंट। केएसपी के नाम से एक पीडीएफ मैंने अपलोड किया है, ये डाउनलोड कर लें अपने पास ज़रा। 10 to 11 पेजेस का है।
आई थिंक स्टार्ट करते हैं, इट्स बीन सम टाइम। जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया। सो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये आपके इस चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और है, दैट इज कॉल्ड पार्टीशन कोएफिशिएंट। अच्छा, ये जो मैंने अभी पीडीएफ अपलोड किया है ये 100% कंप्लीट नहीं है। इसमें एक टॉपिक मैं और अपडेट करूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। पर आज की क्लास में ये 11 पेजेस हैं तो काफी काम है, तो उसकी आज इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी लेक्चर में। नेक्स्ट वीक में वो जाएगा। इसके अलावा मैंने मिस सुमेरा से डिस्कस किया था, तो स्कूल की इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपका टेस्ट जो है, अब नेक्स्ट टेस्ट वो इन प्रीमिसेस होगा, और वो जब स्कूल खुलेंगे तो उसमें स्कूल में अरेंज करेंगे वो टेस्ट। ठीक है, तो टॉपिक काइनेटिक्स ही है। आप उसकी प्रिपरेशन रखिएगा। मैं जब ये टॉपिक चैप्टर खत्म करा दूंगा नेक्स्ट वीक में, तो उसके बाद मैं उसकी डिस्कशन क्लास भी रखूंगा। तो फिर स्कूल प्रीमिसेस में उसका टेस्ट कंडक्ट करेंगे। चलें जी, अब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबको आवाज़ क्लियरली आ रही है मेरी? ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि के और ऑल्सो नोन एज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपके पास? तो जैसे हमारी फर्स्ट चैप्टर में बात हो रही थी कि कुछ आयनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी लेटिस एनर्जी ज्यादा होती है कंपेयर टू दी हाइड्रेशन एनर्जी। कि जब वो पानी में जाते हैं तो पानी में जाने के बाद इतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज नहीं होती कि पूरा लेटिस डिजोल्व हो, और इन सॉल्ट्स को हम पार्शियली सॉल्युबल कहते हैं। पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि फर्स्ट करें, लेटेस्ट एनर्जी जो है वो 100 जूल चाहिए। अब अगर हाइड्रेशन एनर्जी 1 जूल से लेके 99 जूल तक रिलीज हो, तो ये सारी जो है ना वैल्यूज पार्शियली सॉल्युबल की कहलाएंगी। ठीक है, ऑब्वियसली रिलेटिवली जब 1 जूल से लेके 99 जूल तक आप बढ़ रहे होंगे हाइड्रेशन एनर्जी में, तो लेटेस्ट ज्यादा से ज्यादा टूट रहा होगा और वो ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल हो रहा होगा। ठीक है, वो बात अपनी जगह सही है। बट इवन 99 जूल भी अगर हाइड्रेशन एनर्जी होगी और लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा नहीं हो पाएगी, लेटेस्ट 100% नहीं टूटेगा, बेशक 99% टूट जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सॉल्ट जो कि पार्शियली सॉल्युबल है वो दूसरे पार्शियली सॉल्युबल सॉल्ट के मुकाबले में ज्यादा डिसॉल्व हुआ था या कम डिसॉल्व हुआ था? ये जो कॉन्सेप्ट है नोन एज केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये हमें एक आइडिया देता है कि पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट्स के अंदर कौन दूसरे के मुकाबले में ज्यादा सॉल्युबल है। मतलब हम सारी स्टडी पार्शियल सॉल्युबल सॉल्ट्स के ऊपर कर रहे हैं। जैसे फर्ज करें, मैं आपको एक केस देता हूँ। एक सॉल्ट है जिसमें हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है 50 जूल्स। मैं इसी से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। और बी एक और केस है जिसके अंदर हाइड्रेशन एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है 90 जूल्स। तो ऑब्वियसली रिलेटिवली अगर बात करें तो ये लेस सॉल्युबल है और ये मोर सॉल्युबल है। ठीक है, बी इज मोर सॉल्युबल देन ए। बट स्टिल दोनों पार्शली सॉल्युबल ही हैं, क्योंकि दोनों में हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो लेटेस्ट से ज्यादा नहीं हुई है। तो इस सिनेरियो में अब हम हर दफा हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते लोगों को कि भाई ये देखकर फैसला कर लेंगे कौन सा पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट दूसरे पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट से ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, तो उसके लिए जो हमने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया हुआ है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक ऐसी वैल्यू है जिसमें हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा इनसॉल्युबल सॉल्ट दूसरे से कम सॉल्युबल है या दूसरे से ज्यादा सॉल्युबल है। ये इसका बेसिक पर्पस ये है। बेटा ये आप सबको क्लियर है? और किसी बच्चे का माइक खुला हुआ वो जरा अनम्यूट कर ले। सऊद बिन फैसल आपका माइक खुला हुआ है? ठीक है जी। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर है आपका कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा? ये आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का कंपैरिजन देता है। जरा ये क्लियर है तो जरा चैट में लिख दें सब। अच्छा, ठीक है।
सो अब हम बढ़ेंगे आगे इस तरफ कि हम किसी भी इनसॉल्युबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ऑब्वियसली हमें एक लॉजिकल लॉजिक क्रिएट करनी है कि ठीक है, एक बंदा उसके ऊपर यकीन करे कि हाँ ये अगर वैल्यू कम है तो ये सॉल्ट कम सॉल्युबल है, और ये वैल्यू ज्यादा है तो ये सॉल्ट ज्यादा सॉल्युबल है। पर ये सारा कंपैरिजन इनसॉल्युबल सॉल्ट के दरमियान ही हो रहा है, सॉल्युबल सॉल्ट की इसमें कोई कहानी नहीं है। तो इसके लिए किया ये जाता है कि सबसे पहले तो आप जो आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो जितना भी डिसॉल्व होता है उसकी आप एक इक्वेशन लिखते हैं। आप ओ लेवल से याद करेंगे लेड सल्फेट आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। पहले तो आप लेड सल्फेट की सॉल्युबिलिटी की इक्वेशन लिखेंगे। ये इन्होंने रिवर्सेबल बनाई क्योंकि ये कहते हैं कि जब सेचुरेटेड हो जाता है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के साथ, क्या होता है कि अगर आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपके पास पानी है, उस पानी में आपने सॉल्ट ऐड करना शुरू किया, इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ क्या होगा कि वो नीचे बैठ जाएगा, उसका कुछ पोर्शन डिसॉल्व हो जाएगा, कुछ पोर्शन डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसी रफली एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि 10% डिसॉल्व हो गया, 90% डिसॉल्व नहीं हुआ, 100% जो आपने सॉल्ट डाला था उसमें। ऐसी एक बात की, ये रेशो अलग अलग हो सकते हैं। तो जो 10% डिसॉल्व हुआ सॉल्ट, अगर वो लेड सल्फेट था तो वो तो डिसॉल्व होकर लेड आयन और सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि उतना लेटिस ब्रेक हो गया। लेटिस ब्रेक होने का मतलब है आयन्स एक दूसरे से अलग हो गए, और जो डिसॉल्व नहीं हुआ उसमें लेटिस ब्रेक नहीं हुआ और आयन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सही है, ये सिचुएशन होगी, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड। तो ये बता रहे हैं कि एक सैचुरेटेड सॉल्ट जो होता है वो अपनी सॉलिड स्टेट और अपने एक्वस आयंस के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। देयर इज अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड स्टेट एंड द एक्वस आयंस। ये इक्वेशन ये शो कर रही है। अब अगर मैं इस इक्वेशन का केसी लिखूं तो आपको पता होगा कि केसी में प्रोडक्ट और ओवर रिएक्टेंट आते हैं, पर अगर रिएक्टेंट सॉलिड हो तो वो केसी के एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व नहीं होता। ये एएस से अगर आप रिकॉल करें, सॉलिड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन फॉर केसी। सही है, तो इसलिए इसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स आते हैं, रिएक्टेंट आता ही नहीं है। और इस केसी को केएसपी कहा जाता है, बस सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इसको प्रोनाउंस किया जाता है। इसी केसी को केएसपी कहा जा रहा होता है, और कोई नई बात नहीं है ये। इसमें डिनोमिनेटर इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें आपका रिएक्टेंट आना चाहिए, असूलन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट इस दफा सॉलिड है, तो केसी के एक्सप्रेशंस में सॉलिड इन्वॉल्व नहीं होता। सही है, तो अगर ये सॉल्ट लेड सल्फेट की जगह लेड आयोडाइड होता, तो लेड आयोडाइड में क्या होता कि आयोडीन 2 मोल होते, तो एक्सप्रेशन में ये चेंज नजर आता, मोल्स पावर बन जाती केसी की। तो ये जो मोल है 2, दैट वुड हैव बिकम द पावर फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। तो जिस तरह आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वर्कआउट करते हैं, केसी को वर्कआउट करते हैं, उसी तरह आप केसी के एसपी को वर्कआउट करते हैं, क्योंकि केसी इज एक्चुअली केएसपी, कोई फर्क नहीं है, और यूनिट ड्राइव करने का भी वही तरीका है। तो हम कुछ एक्सप्रेशन मजीद देखते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे फर्ज करें बिस्मथ सल्फाइड है। अब बिस्मथ सल्फाइड जब ब्रेक होगा अपने आयंस में तो उसके आयंस ये बनेंगे, और उसके आयंस की वजह से उसका केएसपी का एक्सप्रेशन ये बनेगा। ये देखें, ये जो आपने 3 एग्जाम्पल्स अभी पढ़ी, इन तीनों एक के जो एक्सप्रेशंस हैं, इन तीनों में जो वैल्यूज हैं ये मोल पर डीएम क्यूब है। आपने सिंपली क्या करना है, मोल पर डीएम क्यूब की टोटल पावर कर देनी है, टोटल पावर। जैसे पहले केस में टोटल पावर 2 हो जाएगी, दूसरे केस में टोटल पावर 3 हो जाएगी, और तीसरे केस में टोटल पावर 5 हो जाएगी। ठीक है, तो जब टोटल पावर 2 होगी तो फाइनल यूनिट ये बनेगा, टोटल पावर जब 3 होगी तो फाइनल यूनिट ये बन जाएगा, और टोटल पावर जब 5 होगी तो टोटल फाइनल यूनिट आपका केएसपी का ये बन जाएगा। क्योंकि केसी में तो यूनिट कैंसिल होता था ना, नीचे से ऊपर सिंप्लीफाई होता है, इसमें सिंप्लीफाई नहीं होता, इसमें यूनिट हमेशा बढ़ता है। जब पावर बढ़ती है तो यूनिट इंक्रीज होता है मोल पर डीएम क्यूब से कम तो पावर 2 होगी ना, क्योंकि एक कैटाइन और एक एनाइन कम से कम होगा, तो 1 + 1 2 होगा। उसके बाद पावर इससे बढ़ती है, मिनिमम यूनिट जो इसका बनता है वो मोल स्क्वायर DM-6 बनता है। उसके बाद यूनिट इससे ऊपर ही जाते हैं, कम नहीं होता। जैसे केसी के अंदर यूनिट कभी कभार यूनिटलेस क्वांटिटी भी होती थी केसी, क्योंकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के यूनिट्स कैंसिल हो जाते थे। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें प्रोडक्ट के हमेशा यूनिट होते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा?
ये क्लियर है सबको? इस पे एक जरा फीडबैक दें तो फिर आगे बढ़े हम। सर ये यूनिट फिर सॉल्युबिलिटी वाला दोबारा बता दें। कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। तो जो दोनों आयंस हैं, दोनों आयंस मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब है। अब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो पहले पहले में पावर कितनी है, 1+1 तो पावर 2 हो जाएगी। दूसरे में पावर कितनी है, 1+2 तो पावर 3 हो जाएगी इसी की, मोल पर डीएम क्यूब की पावर 3। तो यूनिट ड्राइव कर लें। इसमें क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर DM-6, इसमें हो जाएगा मोल क्यूब DM-9, वही दिया हुआ। सही है बेटा? जी सर, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कि आपके पास सीआई के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। फॉर द पर्पज ऑफ दिस कैलकुलेशन सॉल्युबिलिटी इज नॉर्मली मेजर्ड इन मोल पर डीएम क्यूब और ग्राम पर डीएम क्यूब। जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है ना, वो मोल पर डीएम क्यूब या ग्राम पर डीएम क्यूब में मेजर की जाती है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, सॉल्युबिलिटी की बात हो रही है। दो टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये एक अलग टर्म है और सॉल्युबिलिटी एक अलग चीज है। इन दोनों में फर्क क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये होता है कि जो आयंस हैं, कैटाइन की जो कंसंट्रेशन है और जो एनाइन की कंसंट्रेशन है इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसका प्रोडक्ट। ठीक है। जबकि सॉल्युबिलिटी जो होती है दैट इज द मास या मोल ऑफ सॉल्ट, ठीक है, दैट गॉट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ वाटर। कितना मास या कितने मोल कंबाइंड सॉल्ट के, एक सॉल्ट के, ठीक है, पर डीएम क्यूब वाटर में डिसॉल्व हो। जैसे आसान एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन का को मल्टीप्लाई कर दें कंसंट्रेशन को, तो वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। जबकि अगर पूरे NaCl का मास, कितने ग्राम NaCl पर डीएम क्यूब डिसॉल्व हुआ है, इस तरह इंफॉर्मेशन दी जाए तो वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है। तो अगर किसी को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो उसके पास सॉल्युबिलिटी होना चाहिए। जब तक सॉल्युबिलिटी नहीं होगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। और अगर उसको सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो उसके पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। दोनों इंटरचेंजेबल है। तो जो भी सीआई का क्वेश्चन आएगा, अगर वो आपसे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने को कहेगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और सॉल्युबिलिटी निकालने कहेगा तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा दोनों वर्कआउट नहीं हो सकते। कोई एक की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो दूसरा वर्कआउट होता है सीआई के अंदर। और अभी आगे जो एग्जांपल्स हैं वो आपको दोनों को फाइंड करना सिखाएंगी। पहले स्टार्ट होगा जिसमें आपको सॉल्युबिलिटी दी जाएगी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। अगले वाले में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया जाएगा तो उससे सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर अब ये एग्जाम्पल है आपकी पहली, इसको अगर आप पढ़ें तो इसमें इन्होंने कहा सॉल्युबिलिटी दी हुई है। इन्होंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट इतने मोल पर डीएम क्यूब डिसॉल्व होता है पानी में। इसके रिस्पेक्ट से बात की है, सॉल्ट के रिस्पेक्ट की, ये इतना डिसॉल्व होता है, 6.9 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डीएम क्यूब डिसॉल्व होता है। इसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी का यूनिट हमेशा यही रहेगा, मोल पर डीएम क्यूब। जबकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का कम से कम छोटे से छोटा यूनिट भी होगा तो वो मोल स्क्वायर DM-6 बनेगा, कम से कम यूनिट। बाकी यूनिट इससे ऊपर ही होंगे जैसा भी आपने देखे। तो जब आपका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है तो वो सॉल्ट की बात हो रही है, वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब अगर आपको सॉल्युबिलिटी मिल गई है तो आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। किस तरह? याद रहे कि सॉल्ट में और उसके आयंस में मोल रेशो क्या है। सॉल्ट का 1 मोल, कैल्शियम आयन का भी 1 मोल और कार्बोनेट आयन का भी 1 मोल। अब ये मोल कैलकुलेशन हो गई है। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट की कंसंट्रेशन पता है तो आपको कैल्शियम आयन की भी कंसंट्रेशन पता है और कार्बोनेट आयन की भी कंसंट्रेशन पता है, ये बराबर होती हैं। कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट राइट नाउ is equal to the concentration of calcium which is equal to the concentration of carbonate. That is what the equation is suggesting because they all have 1:1:1 mole ratio.
तो अगर एग्जामिनर ने इसकी कंसंट्रेशन 6.9 इंटू 10⁻⁻5 दे दी है तो वही कंसंट्रेशन इसकी भी है 6.9 इंटू 10⁻⁻5 और वही कंसंट्रेशन इसकी भी है 6.9 इंटू 10⁻⁻5। अब अगर आपको सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो एवरीवन नोज कि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर हम कैटाइन और एनाइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैटाइन एनाइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप इन दोनों वैल्यूज को 6.9 इंटू 10⁻⁻5 को मल्टीप्लाई कर दें 6.9 इंटू 10⁻⁻5 से, जो आंसर आएगा वो आपका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा और याद रहे कि उसका यूनिट मोल स्क्वायर DM-6 हो जाएगा। ये सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट कहलाएगा। जी, ये क्लियर है बेटा सबको? चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप एक चेंज नोट करें तो इस क्वेश्चन के अंदर कैल्शियम सल्फेट की सॉलिबिलिटी दी हुई है पर ग्राम पर डीएम क्यूब में दी हुई है। कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए आपको फौरन से ग्राम पर डीएम क्यूब को कन्वर्ट करना पड़ेगा मोल पर डीएम क्यूब में, लाजमी है। ये इन्होंने सबसे पहले जो मेहनत की है वो उन्होंने मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करने को की है। रिलेटिव एटॉमिक मास दिए हुए थे ऑक्सीजन, सल्फर और कैल्शियम के, इनको यूज करके मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया है। आपको पता है कि अगर आप ग्राम पर डीएम क्यूब कंसंट्रेशन को मोल पर एमआर से डिवाइड करते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू मोल पर डीएम क्यूब। अब ये क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ था। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कैल्शियम सल्फेट जब डिकम्पोज डिसॉल्व होगा तो वो एक कैल्शियम आयन देगा और एक सल्फेट आयन देगा, एग्री? इसलिए इनका रेशियो 1:1:1 होगा। इसलिए अगर कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम सल्फेट पता चल गई है 4.93 इंटू 10⁻⁻3, वही कंसंट्रेशन इसकी है 4.93 इंटू 10⁻⁻3, वही कंसंट्रेशन इसकी है 4.93 इंटू 10⁻⁻3। और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देना है जैसे वो यहाँ कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट आप वही लगाएंगे मोल स्क्वायर DM-6। एग्जाम्पल नंबर 2 में एग्जाम्पल नंबर 1 के मुकाबले में सिर्फ एक नई चीज थी कि स्टार्ट में कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब थी, यू व्हेन कन्वर्टेड इनटू मोल पर डीएम क्यूब आगे की कैलकुलेशन सेम थी। आई होप ये क्लियर है सबको। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम ऐसे सॉल्ट को देखेंगे जिसमें रेशो जो है वो 1:1 ना हो, ठीक है? जैसे लेड आयोडाइड था, तो लेड आयोडाइड में आयोडीन एक नहीं आयोडीन दो बनते थे आयन मोल। ऐसे कैलकुलेशन में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगी? तो यहाँ देखें, अब मैं यहाँ पे आपको इस बात पे तंग नहीं करूंगा कि कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में, क्योंकि अभी आपको एक नई बात सिखाई जा रही है। पहले तो कंसंट्रेशन मोल पर डीएम क्यूब में है, तो इक्वेशन लिख लेते हैं। लेड क्लोराइड कन्वर्टिंग इनटू लेड और दो क्लोराइड, ये डिफरेंस आया, ये नई चीज आ गई, ठीक है? इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके पास इस नई चीज से? आई थिंक आपका दिमाग थोड़ा काम कर रहा होगा। वो ये कि इसका मोल रेशियो x is to 2x होने वाला है, बस और कुछ नहीं है। तो अगर x की वैल्यू 0.016 है तो इस x की वैल्यू भी 0.016 होगी, पर इस x की वैल्यू 0.032 हो जाएगी, बस पहले ही तो फर्क ये पड़ेगा, ठीक है? इसके अलावा एक फर्क और पड़ेगा कि ये जो मोल है ना, ये मोल ये पावर भी बन जाते हैं एक्सप्रेशन में। पावर बनना है समथिंग सेपरेट, ठीक है? तो इस टू का दो जगह इम्पैक्ट आएगा। एक तो इस टू का ये इम्पैक्ट आएगा कि यहाँ जो कंसेंट्रेशन होगी इस आयन की, ये सॉल्ट की सॉलिबिलिटी से डबल कंसिडर की जाएगी, ये रही 0.32। दूसरा उसका स्क्वायर भी किया जाएगा बाद में, क्योंकि स्क्वायर तो एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है ना, स्क्वायर एक्सप्रेशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? कि आप जब केसी का एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें स्क्वायरिंग होगी। तो सिर्फ 0.032 करके अगर कोई बच्चा सोच रहा था कि बस अब ये होगा कि 0.016 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.032 से तो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इसको स्क्वायर भी करना पड़ेगा, इस वैल्यू का स्क्वायर भी होगा, ठीक है? फिर आपका आंसर आएगा, उसको आप केएसपी कहेंगे। जी, ये क्लियर है सबको?
ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ऑब्वियसली इन्होंने आपको इस हवाले से दोनों हिसाब से तंग कर दिया। एक तो इन्होंने आपको कंसंट्रेशन ग्राम पर डीएम क्यूब में दे दी है ताकि आप मेहनत करके उसको मोल पर डीएम क्यूब में निकालें, और दूसरा उन्होंने रेशो भी टेढ़ा बेड़ा दे दिया है। ठीक है, सीधा सीधा रेशो नहीं है इसके अंदर भाई, काफी कॉम्प्लिकेटेड रेशो है। अच्छी बात है, आपके सारे शौक पूरे हो जाएंगे इसमें। सबसे पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर मास निकालें जो कि 310 आ रहा है। उसके बाद आप उस मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दें अपने कंसंट्रेशन से ताकि वो मोल पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद आप ये करें कि आप इक्वेशन लिखें, कैल्शियम फॉस्फेट कन्वर्ट्स इनटू 3 कैल्शियम, क्योंकि वहां 3 है, प्लस 2 फॉस्फेट। और आप इस चीज के तैयार हो जाएंगे, अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू पहली बात 3x होगी और उसका भी क्यूब करना पड़ेगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो 2x होगी और उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपस में। तो अगर x की वैल्यू 2.48 इंटू 10⁻⁻⁻6 है तो सबसे पहले तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 3x की वैल्यू आए, और वो आए 7.44 इंटू 10⁻⁻6, और फिर क्यूब अलग करना पड़ेगा। और यहाँ के लिए फॉस्फेट के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि उसकी वैल्यू आए 4.96 इंटू 10⁻⁻6, और उसका स्क्वायर अलग करना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर आएगा, और यूनिट आपको पता है कि कंबाइंड पावर से निकलेगा। कंबाइंड पावर 5 बन रही है। ये क्लियर है भाई यहाँ तक? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? जी अरीबा, कौन सा स्क्वायर बेटा? जो मोल है पावर बन रही है ना, वो मोल पावर बन रही है। जैसे उसका क्यूब क्यों किया था यहाँ पे, क्यूब क्यों किया था ये, इसी वजह से यहाँ स्क्वायर किया। अच्छा, अब आप लोग ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लें अभी अभी, और इन पांचों के आंसर ये दिए मैं। ठीक है, इन पांचों के आंसर ये दिए मैं वर्किंग के साथ। पहले आप खुद से ट्राई करें, वर्किंग मत देखिएगा। जब ये पांचों हो जाएं तो मुझे बताइएगा, जो नहीं हो रहा मुझे सब पूछिएगा। उसके बाद अगला है रिवर्स, सॉल्युबिलिटी निकालनी होगी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिलेगा। रिवर्स जाना है, आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिलेगा उससे सॉल्युबिलिटी निकालनी है। ठीक है, फिर हम ये करेंगे। तो पहले जरा जल्दी से ये 5 के ऊपर हाथ साफ कर लें अपने। चलें भाई।